दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग टॉप 100 करंट अफेयर्स देख रहे हैं जो कि इस साल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। आपने पिछली दो दो वीडियो को देखा होगा जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स के साथ साथ ही करंट जो एक तरीके से इशूज़ हैं, ठीक है ना, खास करके उसको हम कंटेम्प्रेरी इशू हमने कहा है, उसको भी हमने चर्चा किया है। उसी सीरीज़ में आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो दोस्तों बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो को। तो दोस्तों आज के सबसे पहली जो करंट अफेयर्स है वो है पीएम प्रणाम स्कीम। ठीक, इस बार के बजट सेशन में इस स्कीम की चर्चा बहुत ज़्यादा की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि हम पीएम प्रणाम स्कीम को ला रहे हैं। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये है कि जो फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है ना, उसको किस तरीके से बैलेंस तरीके से किया जाए। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो सॉइल की जो एक तरीके से फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो उसके पीछे मेन कारण क्या है? जो अनसस्टेनेबल तरीके से जो हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तो सरकार ने ये जो स्कीम शुरू की है पीएम प्रणाम स्कीम, उसका मेन मोटिव यही है कि क्या, प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है क्या, कि ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, हम बायो फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है ना। और खास करके जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका हम कम से कम यूज़ करें या बैलेंस तरीके से उसका यूज़ करें। ये स्कीम उस लिए लाया गया है। तो पेपर में नॉर्मली ये पूछा जाएगा दोस्तों कि पीएम प्रणाम स्कीम किससे संबंधित है। तो बस आपको इतना याद होना चाहिए कि ये बैलेंस तरीके से कैसे हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है उससे संबंधित है ये, ठीक है ना। एम क्या है? तो एम जानते हैं कि आप सरकार बहुत ज़्यादा यूरिया पे क्या करती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी बर्डन बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है पिछले 2-3 सालों से कि भारत सरकार का जो सब्सिडी है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, और कोविड के कारण सब्सिडी और भी बढ़ गया था। तो इस वजह से तो ये स्कीम क्या करेगा, बेसिकली जो सब्सिडी है, जो बर्डन है सब्सिडी का, उसको क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा। बस इतनी सी बातें इसके बारे में सफिशियंट है। तो दोस्तों हम लोग अगले न्यूज़ पे चलते हैं जल्दी से। ये भी इस बार के बजट सेशन का है दोस्तों, ठीक है। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मिस्टी स्कीम, ठीक है। मिस्टी स्कीम नाम से ना इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जब आप इसके एम को समझ लेंगे तो आप एम को समझ के समझ जाएंगे क्या। एम का मतलब मैंग्रोव। इसका मेन मोटिव यही है क्या, कि एम्स टू रिस्टोर प्रोटेक्ट द मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। कि मतलब आप जानते हैं कि जो मैंग्रोव है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे खास करके शोरलाइन के लिए, हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। CO2 को एब्जॉर्ब करता है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, जो वेटलैंड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, हम कहते हैं इनको कि बहुत बड़े लेवल पे जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिस्टी स्कीम बेसिकली क्या करेगा, मैंग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा देगा। बस इतनी सी बातें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखनी है। सीधे आगे हम आते हैं फिर से बजट सेशन में। इस बार फिर से चर्चा किया गया था क्या, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दोस्तों ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस बजट का, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए इस साल जितने पेपर होंगे। तो ये क्या है, बेसिकली इसके नाम से निकालते हैं दोस्तों, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये एक फंड है, किस लिए है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। मतलब जो शहरों में जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, उसके लिए फ़ंड बनाया गया है ये। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फ़ंड बनाया गया है, तो सवाल है कि फ़ंड में पैसा कौन डालेगा? भारत सरकार डालेगी, स्टेट गवर्नमेंट डालेगी, या फिर किसी और चैनल के थ्रू पैसा आएगा? तो याद रखना दोस्तों, इस पर पैसा जो आएगा PSL के द्वारा पैसा लाया जाएगा। PSL क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब दोस्तों बस इतना सा समझ लीजिए अभी, कि इसके नाम पे चले जाइए, प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी मतलब ये कि जब भी बैंक ऋण देता है तो कुछ लोगों को प्रायोरिटी देता है। जैसे एग्जांपल के लिए एजुकेशन के लिए, MSME के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, बैंक उसको प्रायोरिटी देते हैं लोन देने में, कि नहीं वो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस लोन की, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, नॉर्मली कम इंटरेस्ट रेट पर जारी किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। उसके थ्रू क्या किया जाएगा, पैसा लाया जाएगा। तो बैंकों को क्या किया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि बैंक क्या करेंगे, अपने प्रायोरिटी सेक्टर जो टारगेट होते हैं उसको पूरा करेंगे 40% का, ठीक है ना। अगर बैंक ये टारगेट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो जो पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो जो बचा हुआ पैसा है ना, जैसे कि बैंकों ने 30% ही पैसा लोन में घुमाया है, फिर 10% पैसा PSL का उनका बच गया, तो वो पैसा उठ के कहाँ पे चला जाएगा, वो पैसा उठ के चला जाएगा UIDF में, मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। वो पैसा वहाँ से आएगा। अब सवाल ये फंड है तो इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो पहले से बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। इसको क्या करेगा, फंड को मैनेज करेगी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाएगा कि हाल ही बजट में बनाया गया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की देखरेख कौन करेगा, या उसका एक तरीके से कहेगा कि वो कौन है,
प्रमोटर कौन है? तो याद रखना है क्या, नेशनल हाउसिंग बैंक, बस। ठीक है, और ये किसके लिए करेगा? क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। ठीक है ना, टायर 2 और टायर 3 के जो सिटीज़ है ना, उसमें क्या करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा। हमें इतना मतलब ये पॉइंट मुझे नहीं लग रहा कि पेपर में पूछा जाएगा, ज़्यादा पूछने के चांसेस यही हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक इसको क्या कर रहा है? देख रेख कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ इतना ही था। मुझे लगता है कि अब आगे न्यूज़ पे पढ़ना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस साल के लिए। ठीक है, एससीओ समिट। एससीओ का नाम आप सबने सुना होगा, संघीय सहयोग संगठन। तो इस बार बहुत न्यूज़ में है, क्यों? कि भारत इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है। ठीक है ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये। ठीक है, जैसे कि G20 के भारत क्या कर रहा है? प्रेसिडेंसी कर रहा है। MTCR का भारत क्या कर रहा है? प्रेसिडेंसी कर रहा है। ये सारे के सारे टॉपिक इस बार के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CDS में MTCR के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, G20 से UPSC में क्वेश्चन पूछ लिया, इसके बाद UPPCS में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, SCO बच चुका है। SCO के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे लगता है अब पूरे के साल में SCO से क्वेश्चन आना ही आना चाहिए जितने पेपर होंगे। तो इसलिए दोस्तों इसके एक एक बात को ढंग से समझना है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट यहीं पे है, इसी स्लाइड में छुपी हुई है। क्या इस बार जो भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है SCO का, उसका एक तरीके से थीम क्या है? थीम पूछा जाएगा, तो ये थीम नीचे लिखा हुआ है क्या? सिक्योर SCO। ये थीम है इस बार का SCO का। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कि भारत इस बार की इसकी क्या कर रहा है? प्रेसिडेंसी कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या, इस बार का थीम क्या है? तो सिक्योर SCO। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि G20 के बारे में क्वेश्चन जो ये पूछा गया UPPSC में, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। बेसिकली SCO को बनाया कब गया? 2001 में बनाया गया। ठीक है, और मेंबरशिप के बारे में इतना सा ध्यान रखिए कि मेंबरशिप में बेसिकली इंडिया, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान में इसके मेंबर हैं, रशिया मेंबर है, चाइना मेंबर है। बेसिकली ये तो सब लोग जानते हैं। बस एक बात हमें याद रखना, क्या? अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, ईरान इसका मेंबर नहीं है, लेकिन ईरान बहुत जल्दी मेंबर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, ईरान ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, और मुझे लगता है कि इस साल तो अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले साल ईरान में मेंबर जरूर बन जाएगा SCO का। ठीक है ना, तो अभी बेसिकली बस दो कंट्री के बारे में याद रखना, क्या? अफगानिस्तान और ईरान मेंबर नहीं हैं, बल्कि एक ऑब्जर्वर हैं। जैसे कि नीचे देख रहे होंगे आप, क्या कि ये जो ऑब्जर्वर स्टेट्स है ना, ये अफगानिस्तान है और ईरान है, ये दोनों अभी ऑब्जर्वर हैं। ठीक है, ईरान बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली चांस है इस साल, नहीं तो अगले साल इसका मेंबर बन जाएगा SCO का। ठीक है ना, अभी फिलहाल बना नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान और ईरान के बारे में इतना सा याद रखना है कि इसके मेंबर नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वर स्टेट है। ठीक है, आगे फिर से बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है बार बार SCO से रिलेटेड, कि भारत कौन से कॉन्फ्रेंस में SCO के मतलब SCO का मेंबर बन गया था? क्योंकि आपको पता है कि भारत 2001 में मेंबर नहीं बना था SCO का, भारत 2017 में बना था SCO का मेंबर। और किस कॉन्फ्रेंस में? तो अस्ताना कॉन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि SCO की मेंबरशिप भारत ने किस वर्ष ली और किस कॉन्फ्रेंस में ली? तो अस्ताना कॉन्फ्रेंस। SCO के बारे में इतनी सी बातें दोस्तों याद रखनी है। और एक और बात है जो SCO से रिलेटेड याद रखनी है, वो है ये SCO फिल्म फेस्टिवल इन मुंबई। SCO की जो एक तरीके से मीटिंग चल रही है, उसमें दोस्तों फिल्म फेस्टिवल भी चलाया गया था इस बार मुंबई में। ठीक है ना, तो उसको लेके क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा गया है। 2-3 एग्जाम अभी हुए हैं रिसेंटली, उसमें पूछा गया है खास करके इसको लेके, SCO फिल्म फेस्टिवल को लेके। ठीक है, तो पहली बात इसमें से यही याद रखना है कि SCO जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है वो हुआ कहाँ है? तो वो हुआ है मुंबई में। ठीक है, दूसरी बात, जो मराठी फिल्म है ना गोदावरी, और गुजराती फिल्म है क्या? द लास्ट फिल्म शो। कौन सी मराठी फिल्म? कौन सी? गोदावरी। दूसरा मैंने क्या बोला? गुजराती फिल्म कौन सा? द लास्ट फिल्म शो। इसको नॉमिनेट किया गया क्या? इंडिया की तरफ से। ठीक है ना, क्योंकि SCO में कितने मेंबर हैं फिलहाल अभी अगर आप देखा जाए तो, अगर आप देखेंगे इसमें तो मेंबर अगर आप गिनेंगे लगभग 7 से 8 मेंबर हैं SCO में। ठीक है, तो उस कंट्री सारे के सारे कंट्रीज़ का क्या किया जाएगा? 8 से 9 कंट्रीज जो हैं उसका क्या किया जाएगा? उसमें फिल्म चलाया जाएगा, उसमें से फिल्म का सिलेक्शन होगा, फिर लास्ट में एक फिल्म को क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा। इंडिया की तरफ से 2 फिल्म का चयन किया गया है, एक मराठी फिल्म जिसका नाम है गोदावरी, गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो। ठीक है, बस इसे याद रखना है आपको। ठीक है, इसको क्या किया गया? इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। तो इतनी सी बातें बस याद रखनी है आपको दोस्तों कि ये भारत में हुआ है कहाँ पे? मुंबई में। और इंडिया की तरफ से 2 फिल्म का सिलेक्शन हुआ है SCO की तरफ से। गोदावरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नदियों के नाम पे है ये। ठीक है, गुजराती फिल्म द लास्ट फिल्म शो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोदावरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर अब मैं बात करूँ इस बार UPPCS की, तो UPPCS ने क्या किया था? इस बार SCO फिल्म फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा था। ये उसी का क्वेश्चन है UPPCS का। क्या क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, द SCO फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दमी नहीं है स्टेटमेंट में, प्लेन सा स्टेटमेंट है। दूसरे स्टेटमेंट वाइए SCO फिल्म फेस्टिवल विल शोकेस द फिल्म फ्रॉम द SCO कंट्रीज़। बिल्कुल बात सही है, जो SCO कंट्रीज़ हैं उसके फिल्म को क्या किया जाएगा? यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार के UPPCS का है, जो कि इस स्लाइड से उठाया गया है। ठीक है, तो
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के जितने पेपर्स होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग आगे न्यूज़ पे। ये भी दोस्तों बजट सेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक है कि अमृत धरोहर स्कीम। अब आपके नाम से ना इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये स्कीम किसके लिए है, अमृत धरोहर स्कीम। तो बस आपको एक बात याद रखना, इसको रटना है बस, और कुछ नहीं करना है। क्या, वेटलैंड से रिलेटेड है ये। ठीक है ना, कि वेटलैंड का किस तरीके से प्रमोट किया जाए और उसका ऑप्टिमल यूज़ किया जाए। क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी पिछली स्लाइड में, वेटलैंड, ठीक है, और जो पीछे आप लोगों को बताया था मैंने मैंग्रोव, ये क्या करते हैं एक तरीके से बहुत बड़े लेवल पर CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े लेवल पे एटमॉस्फेयर से CO2 को क्या करते हैं, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रही है कि वेटलैंड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए अमृत धरोहर स्कीम को लेके आ गई। और दूसरी बात जो मैंने बताया था क्या, कि जो हमारा मैंग्रोव है, मैंग्रोव को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम, तो मिस्टी स्कीम। ठीक है, तो इन दोनों स्कीम का नाम को याद रखिएगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो कि मुझे लगता है एक स्कीम जरूर पूछा जाना चाहिए इस बार किसी भी पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं फिर से अगले न्यूज़ पे। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों इस पूरे वीडियो का। क्या, ग्रीन एंड सेल्फ पावर्ड डिसैलिनाइजेशन प्लांट इन लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बेसिकली NIOT ने क्या किया है, NIOT में बताऊंगा अभी क्या है। ठीक है, NIOT ने बेसिकली लक्षद्वीप में डिसैलिनाइजेशन प्लांट लगाया है। मतलब ये क्या करेगा, ये प्लांट ये समुद्री जल को लेगा, वाटर को लेगा, और क्या करेगा, प्लांट में डाल के उसको पीने के पानी में तब्दील कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है क्या, कि ग्रीन कैसे है। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ना, डिसैलिनाइजेशन प्लांट जो लगा हुआ है, ये जो कि पानी को साफ़ करता है, इसको चलाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, जो कि पहले हम डीजल से चला रहे थे। इस मशीन को हम पहले डीजल से चला रहे थे, बट अब हम जो इसको चलाएंगे वो ग्रीन एनर्जी से चलाएंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, ग्रीन एंड सेल्फ पावर्ड डिसैलिनाइजेशन प्लांट। ठीक है ना, तो इस प्लांट को अब क्या किया गया, डीजल के जगह पे अब इसको ग्रीन कर दिया गया है। अब इससे बिल्कुल भी कार्बन का एमिशन नहीं होगा। ठीक है, और ये डेली क्या करेगा, पीने जो समुद्री जल है, जो कि सी वाटर है, इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा पीने वाले पानी के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो डिसैलिनाइजेशन प्लांट है ग्रीन वाला, वो किस जगह पे लगाया गया है, तो लक्षद्वीप में लगाया गया है, कवारत्ती में, लक्षद्वीप के कवारत्ती में। बस लक्षद्वीप याद रखिएगा, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, NIOT जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में काम करता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। मतलब जितने भी ओशियन से रिलेटेड एक तरीके से काम होते हैं, ये सबसे ज़्यादा अपेक्स बॉडी है उसको देखने के लिए। ठीक है, ओशियन का नाम आते ही आपके दिमाग में NIOT आ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जितने भी एक्सपेंडिशंस होते हैं ओशियन के अब तक हुए हैं, खास करके अंटार्कटिका में या फिर कहिए आर्कटिक एरिया में, NIOT उसमें बहुत मेजर रोल निभाता है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में काम करता है। इस संस्था को आपका नाम रट लेना है, भूलना नहीं है। NIOT का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, और दूसरी बात ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर में क्या करता है, काम करता है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के रूप में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये स्लाइड बेसिकली ये बता रहा है कि करंटली जो मैंने बताया था आपको कि डीजल से चलाया जाता था, वो प्लांट को डीजल से चलाया जा रहा था, और वो 1 लाख लीटर पानी क्या कर रहा था, डेली के डेली पीने वाले पानी में कन्वर्ट कर रहा था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों इस बार का, कि केरला ने अपना वाटर बजट पेश किया है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि वाटर स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा हो रही है इंडिया में। ठीक है, जैसे ग्राउंड लेवल का नीचा जा रहा है। ठीक है, इस बार UPSC ने ग्राउंड लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक, तो केरला ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना वाटर बजट तैयार कर दिया है। तो मतलब केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट। मतलब क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि वाटर बजट को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, तो केरला। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली ब्लॉक के माध्यम से एक तरीके से बजट तैयार कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, जो वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए उसके लिए ये एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ दोस्तों इतनी बस काफ़ी, मुझे लगता है कि बस इतना सा याद होना चाहिए कि किसने बजट पास किया है, तो केरला। बस, तो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल। ठीक है, कहाँ लगाया जा रहा है, बस इतना आपको याद होना चाहिए, क्या, भावनगर गुजरात में। वर्ल्ड का याद रखना, इंडिया का तो है ही है, वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल लगाया जा रहा है। ठीक है ना, भावनगर जो गुजरात है वहाँ पे लगाया जा रहा है। बस दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है मुझे लगता है कि इस स्लाइड में, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है वो लगाया कहाँ जा रहा है, तो वो लगाया जा रहा है भावनगर में। आपको बस इतना याद रखना है, काम खत्म है। क्योंकि सरकार क्या करना चाह रही है बता देता हूँ मैं आपसे, कि सरकार की पूरी कोशिश है कि जो हमारा शिप वाला जो एक तरीके से जो शिप जो आ रहा है और जा रहा है उसको किस तरीके से ग्रीन एनर्जी में तब्दील किया जाए। क्योंकि शिप क्या करती है अपने साथ, CO2 बहुत छोड़ता है, CO2 मतलब कार्बन एमिशन बहुत करता है शिप, तो उसको डीकार्बोनाइज कैसे किया जाए। ठीक है ना, तो डीकार्बोनाइज करने के लिए
सरकार ने क्या किया है, CNG टर्मिनल बनाया है और सरकार क्या कर रही है, शिप को एक तरीके से डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में उठाया गया, एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट कदम मान सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही दोस्तों सफिशिएंट रहेगा। अब हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।